नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीथिंग इंग्लिश क्लासेज। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने नाउन क्लोज के बारे में पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज 8 प्रकार का होता है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडवर्बियल क्लोजेज। जैसे टाइम को बताने वाला, नंबर 2 प्लेस को बताने के लिए, नंबर 3 पर्पज के लिए, नंबर 4 रिजल्ट के लिए, नंबर 5 रीजन या कोज के बताने के लिए, नंबर 6 कंसेशन या फिर कंट्रास्ट विरोधाभास बताने के लिए, नंबर 7 कंपेरिजन बताने के लिए और नंबर 8 कंडीशन यानी शर्त को बताने वाले। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन यानी शर्त वाले क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी ऐसे उपवाक्य जिसमें शर्त दी हो और शर्त के प्रति उसका रिजल्ट दिया हुआ हो, यानी एक क्लोज में शर्त और दूसरे क्लोज में उसका रिजल्ट दिया हुआ हो। ऐसे जो एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन होते हैं उनकी अगर हम पहचान की बात करें तो क्लोज की शुरुआत में या तो इफ लिखा मिलेगा, या अनलेस लिखा मिलेगा, या फिर इन केस लिखा मिलेगा, या फिर वेदर लिखा मिल सकता है, या फिर प्रोवाइडेड दैट लिखा मिल सकता है, या फिर ऑन कंडीशन दैट लिखा मिल सकता है, या फिर इवन इफ भी लिखा हुआ मिल सकता है, या अदरवाइज लिखा हुआ मिल सकता है, या कभी कभार वंस भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये इंडिकेशन है एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को बताने के लिए। तो आइए इन्हें हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इफ से शुरू होने वाला क्लोज। सबसे पहले किसको पढ़ते हैं हम? इफ से शुरू होने वाले क्लोज को। तो इफ क्लोज 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यानी इफ से शुरू होने वाला जो क्लोज है अक्सर उसे हम कंडीशनल सेंटेंस में ही देखते हैं। इफ क्लोज 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस में प्रयोग होता है। फर्स्ट नंबर पे आता है ओपन और प्रोबेबल कंडीशन। मतलब हुआ खुली या फिर संभावित शर्त। कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर? तो इसके स्ट्रक्चर में इफ शुरुआत में लगा होता है, पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है और उसके बाद कोमा लगकर फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। अगर इसको हम उल्टा करें, इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें, तो पहले आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिख लें, बीच में इफ से जोड़ दें और लास्ट में आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए इन्हें एग्जाम्पल से देखते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम मेहनत करोगे तो यू विल पास द एग्जाम, तो तुम एग्जाम पास कर लोगे। तो यहाँ देखने और समझने की बात यह है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है तो भी गागी का मीनिंग देता है, और यहाँ फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है तो भी गागी का मीनिंग देता है। तो दोनों क्लोजेज मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। ये सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड, कोमा लग गया यहाँ पर, यू विल पास द एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा है कम टू मी, मेरे पास आओ, आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूँगा। तो मैं आपकी सहायता कब करूँगा? यदि तुम मेरे पास आओगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटेंस से पहले इफ को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? इफ क्लोज बन जाएगा। तो इफ यू कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आओगे, तो आई शैल हेल्प यू, तो मैं आपकी मदद करूंगा। आप यहाँ कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि यहाँ यू कहाँ से आ गया, ऊपर वाले सेंटेंस में तो नहीं लिखा था। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, यहाँ यू हिडन है क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में यू हमेशा हिडन होता है, और जब इसको आप सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो यू को आपको इंसर्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने लिखा इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू। तो ये सेंटेंस में इसका प्रयोग हुआ। नंबर 2 पे आता है इमेजिनरी या फिर इम्प्रोबेबल कंडीशन, मतलब काल्पनिक या फिर असंभावित शर्त। स्ट्रक्चर होता है इसमें इफ फिर कोमा, और कोमा के बाद वुड, कुड, शुड, माइट, इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि रिवर्स करें तो वुड वाला सेंटेंस पहले आ जाएगा, यानी क्लोज पहले आ जाएगा। वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इफ और प्लस सिंपल पास्ट टेंस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसे। शी रेन फास्ट, ये कोई सेंटेंस है। वह तेज दौड़ी। शी कुड कैच द बस, वो बस पकड़ सकती थी। तो बस कब पकड़ सकती थी? यदि वो तेज दौड़ती तो वो बस पकड़ सकती थी। तो इफ को हमने यहाँ पर डाल दिया, एंड इफ सी रैन फास्ट, यदि वो तेज दौड़ती तो सी कुड कैच द बस, तो वो बस पकड़ सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है ही ट्राइड, उसने कोशिश की। ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन, वह क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था।
तो इफ से जोड़ना इसको, तो क्वेश्चन सॉल्व कब कर सकता था, यदि वह कोशिश करता। इफ ही ट्राइड, यदि वह कोशिश करता, तो कोमा ही कुड सॉल्व द क्वेश्चन। कंडीशनल सेंटेंस नंबर 3, अनफुलफिल्ड और इम्पॉसिबल कंडीशन, अपूर्ण या फिर असंभावित शर्त, यानी ऐसी शर्त जो पूर्ण ना हो सके। जैसे यदि आप ये काम कर लिया होता तो ऐसा हो गया होता। चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। इफ शुरू में जोड़ते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बोले तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और फिर कोमा, उसके बाद वुड, कुड, शुड, माइट और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड क्लोज में प्रयोग किया जाता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। ईशान हैड ट्राइड, पहली शर्त पूरी हो रही है। दूसरे सेंटेंस में लिखा है शी कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम, यानी ईशान ने कोशिश की होती तो शी कुड हैव सोल्व द प्रॉब्लम, तो वो प्रॉब्लम को सोल्व कर चुकी होती। अब चूंकि ईशान ने क्या नहीं किया, उसने मेहनत नहीं की, यानी कोशिश नहीं की, तो उसने प्रॉब्लम को सोल्व नहीं की, यानी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो कहने मतलब यदि ईशान हैड ट्राइड, यदि ईशान ने कोशिश की होती तो शी कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुकी होती। क्योंकि उसने ये काम नहीं किया तो ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं अनलेस क्लोज, मतलब अनलेस से शुरू होने वाला क्लोज कैसे बनता है, किस प्रकार से। अनलेस का मतलब यदि नहीं, यानी ऐसा नहीं है तो उसका रिजल्ट ऐसा होगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अनलेस आता है, फिर उसके बाद पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। अनलेस के बाद हमेशा पॉजिटिव सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। सेकंड क्लोज में हम नेगेटिव और कई बार पॉजिटिव सिंपल फ्यूचर टेंस का भी प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो राज रन्स फास्ट, राज तेज दौड़ता है। ही विल नॉट विन द रेस, वह रेस नहीं जीतेगा। वह रेस कब नहीं जीतेगा, अनलेस, यदि नहीं। तो अनलेस को हम शुरू में लगा देंगे, तो अनलेस राज रन्स फास्ट, यदि राज तेज नहीं दौड़ेगा तो रिजल्ट क्या होगा इसका, ही वॉन्ट विन द रेस। या फिर हम यूं भी लिख सकते हैं ही विल नॉट, इसमें घबराने की बात नहीं है, विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट, तो ही विल नॉट विन द रेस, तो वो रेस नहीं जीतेगा। इनकेस क्लोज, मतलब ऐसा क्लोज जिसमें इनकेस का प्रयोग किया जाए। तो यह पहचान की बात आती है कि मेन क्लोज में होने वाले एक्शन का रीजन बताता ही है, यानी मेन क्लोज में कोई कार्य हो रहा है, उस कार्य का रीजन बताता है। कैसे, स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला सेंटेंस होता है और उसके बाद इन केस को जोड़ते हैं और फिर सेकंड सेंटेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो V2 लिखा हुआ है, सिंपल पास्ट का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सी ऑलवेज कीप्स कैंडल, ये एक क्या है, एक्शन है कि वो हमेशा कैंडल रखती है। शी ऑलवेज कीप्स कैंडल्स, कि वो हमेशा कैंडल रखती हैं, मतलब मोमबत्तियाँ रखती हैं। दूसरा सेंटेंस लिखा है देयर इज ए पावर फेलियर, मतलब पावर फेलियर, मतलब पावर फेलियर होने की संभावना। तो इनकेस जोड़ना है, तो इनकेस जोड़ते हुए क्या करेंगे कि सी ऑलवेज कीप्स कैंडल, वो हमेशा कैंडल रखती है। इनकेस कहीं ऐसा ना हो कि देयर इज ए पावर फेलियर, कि देयर इज ए पावर फेलियर, कि पावर फेलियर यानी लाइट चली जाए। तो लाइट चली जाने की स्थिति में के कारण से वो क्या करती हैं, हमेशा कैंडल रखती हैं। तो कहने का मतलब क्या है इसमें कि एक दूसरे का कारण बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है इवन इफ, चाहे या फिर भले ही। तो शी विल डू इट, वो ऐसा करेगी। शी हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जब इवन इफ का प्रयोग करेंगे तो शी विल डू इट, वो इसे करेगी, तो इसे बीच में जोड़ते हैं। इवन इफ भले ही, सी हैव टू फेस द प्रॉब्लम, चाहे फिर उसे समस्याओं का सामना ही क्यों ना करना पड़े। नेक्स्ट हम देखते हैं अदरवाइज। अदरवाइज अन्यथा, जब कोई घटना न घटे तो परिणाम क्या होगा, जब कोई घटना न घटे तो परिणाम क्या होगा को बताने के लिए इस कंडीशनल वर्ड का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, यू विल मीट एन एक्सीडेंट, आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाओगे। तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करो। अदरवाइज अन्यथा, ये बीच में जुड़ जाएगा, अदरवाइज अन्यथा यू विल मीट एन एक्सीडेंट, अन्यथा आप एक्सीडेंट के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ प्लेस, प्लेस को इंडिकेट करने के लिए एडवर्ब क्लोज का प्रयोग। एंड ऐसे एडवर्ब क्लोज जो प्लेस को क्या करते हो, इंडिकेट करते हो। इनमें वर्ड आते हैं वेयर
और वेयर एवर। वेयर का मतलब जहाँ और वेयर एवर का मतलब जहाँ कहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। आई स्टडी देयर, मैं वहीं रहता हूँ। वेयर से जोड़ना है तो प्लेस को इंडिकेट, अब जब इसको वेयर से जोड़ना होता है तो हमें क्या करना होता है कि वेयर को इंडिकेट करने वाला जो सेकंड सेंटेंस में वर्ड होता है उसे हम हटा देते हैं। तो आई स्टडी देयर, तो देयर इसमें दिया हुआ है तो इसको हम हटा देंगे। कैसे जोड़ेंगे देखो, आई लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। वेयर जहाँ, आई स्टडी जहाँ मैं अध्ययन करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि मैं उस शहर में रहता, मैं शहर में रहता हूँ जहाँ मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पर देयर हमने हटा दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है दिस इज द प्लेस, ये वही स्थान है। आई वॉज बोर्न देयर, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर से जोड़ना है तो देयर को इसमें हटा देंगे। तो दिस इज द प्लेस और वेयर आपने यहाँ प्रयोग कर दिया तो आई वॉज बोर्न, जहाँ मेरा जन्म हुआ था। एक बात और ध्यान रखनी है कि वेयर का जब आप प्रयोग करते हैं तो वेयर से ठीक पहले, वेयर से ठीक पहले किसी प्लेस या स्थान के बारे में आपको इंडिकेशन मिलेगा। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान क्या रखना है कि वेयर के बाद जो स्थान को इंडिकेट करने वाला जो सेकंड सेंटेंस में जो वर्ड है उसे हम क्या करेंगे, हटा देंगे। जैसे इसमें देयर दिया हुआ है तो इसको हमने हटा दिया। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं आर नेटवर्क फॉलोज, हमारा नेटवर्क फॉलो करता है, मतलब हमारा नेटवर्क चलता है। यू गो, तुम जाओ, तो वेयर एवर जहाँ कहीं भी। तो आर नेटवर्क फॉलोज, हमारा नेटवर्क फॉलो करता है वेयर एवर यू गो, जहाँ कहीं भी तुम जाओ। तो इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं आया जिसको हमें हटाना है, बीच में हमने जोड़ दिया। एडवर्ब क्लोज और पर्पज, उद्देश्य को बताने के लिए एडवर्ब क्लोज, उद्देश्य को बताने वाले शब्दों का प्रयोग करके, एडवर्ब का प्रयोग करके क्लोज का निर्माण किया जाना। तो इसमें क्या है, एडवर्ब क्लोज और पर्पज को बताने के लिए शो दैट एक साथ इकट्ठे प्रयोग होना, इन ऑर्डर दैट, फॉर फियर दैट और लेस्ट, ये कुछ शब्द हैं जो एडवर्ब क्लोज और पर्पज को शो करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 से पढ़ते हैं हम। ही वर्क्स हार्ड, वो हार्ड वर्क करता है। ही में पास, वो पास हो जाए। तो पास होने की संभावना है, पास हो सकता है, तो उसकी संभावना पास होने की बता रहा है यहाँ पर कि ही में पास, वो पास हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, हार्ड वर्क करने के पीछे उद्देश्य क्या है, पास होना। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि, मीनिंग क्या आएगा इसका, सो दैट ताकि, ही में पास ताकि वो पास हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें ही हैड हिज मील हरिडली, उसने जल्दबाजी में अपना भोजन किया। ही माइट रीच द ऑफिस इन टाइम, और शायद वो ऑफिस समय पर पहुंच सके। तो ऑफिस समय पर पहुंच सके इसके लिए उसने क्या किया, जल्दबाजी में जल्दी से भोजन किया। तो इन ऑर्डर दैट, ताकि, इन ऑर्डर दैट ताकि, तो ये भी बीच में जुड़ेगा। तो ही हैड हिज मील हरिडली, उसने जल्दी से यानी जल्दबाजी में अपना भोजन किया। इन ऑर्डर दैट, ताकि ही माइट रीच द ऑफिस इन टाइम, ताकि वो समय पर ऑफिस पहुंच सके। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है। तो ही फेल्स, अब उसे डर किस बात का है, ही फेल्स, वो फेल हो जाता है। तो ही वर्क्स हार्ड, वो कठिन मेहनत करता है, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि ही शुड फेल, क्यों फेल हो जाए। तो दोस्तों ध्यान रखें, लेस्ट जब भी प्रयोग होता है तो लेस्ट के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद तुरंत शुड का हमें प्रयोग करना होता है, ये इसका रूल है। और शुड के बाद में वी फर्स्ट का प्रयोग होता है जो हमने किया है। नेक्स्ट आता है एडवर्ब क्लोज ऑफ कोज या रीजन, कोज या रीजन को बताने का कार्य करें ऐसा एडवर्ब क्लोज, इसमें आता है एज, बिकॉज, सिंस और फॉर। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ। तो बिजी हूँ तो आई विल नॉट गो देयर, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो बिजी होने के लिए क्या कह रहा है कि एज आई एम बिजी, कंडीशन क्या बता रहा है कि एज आई एम बिजी, क्योंकि मैं बिजी हूँ, आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसी सेंटेंस को सिंस से शुरू कर सकते हैं हम। सिंस आई एम बिजी आई विल नॉट गो देयर, क्योंकि मैं बिजी हूँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो ही फेल्ड, वो फेल हो गया। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। तो बिकॉज से जोड़ना है, तो बिकॉज जोड़ना तो क्या है, ही फेल्ड, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, या बिकॉज ही डिड नॉट वर्क, कि उसने वर्क नहीं किया इसलिए वो फेल हो गया। नेक्स्ट देखें एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम, यानी टाइम को इंडिकेट करने वाले एडवर्बियल क्लोज। देखिए कौन कौन से हैं। कंजक्शंस ऑफ टाइम, कंजक्शन ऑफ टाइम में आते हैं, इसमें व्हेन आता है, एज आता है, सिंस आता है, आफ्टर आता है, बिफोर आता है, हार्डली, स्केयरली, और इसके साथ में फिर चलता है व्हेन और नो सूनर और देन। इसके साथ में THAN आता है, याद रखें। इसके साथ में WHEN व्हेन आता है, याद रखें। द सूनर,
टिल, अनटिल। अनटिल में ध्यान रखें UNTIL है और ये तो ओब्लिक करा हुआ है, यहाँ पर डबल एल नहीं है यहाँ पर। एज सुन एज, वाइल और जस्ट एज। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं हम। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं व्हेन। व्हेन का प्रयोग जब हम करते हैं तो जब दूसरा कार्य पहले का परिणाम हो, मतलब पहले के परिणाम स्वरूप दूसरा कार्य आए। कैसे देखो, मोहन सो ए लॉयन, मोहन ने लॉयन देखा, पहला कार्य हुआ। तो ही क्लाइम्ड ऑन ए ट्री, तो ट्री पर चढ़ गया। तो ट्री पर चढ़ गया तो दूसरा कार्य किसका कारण है, पहले कार्य का परिणाम है। तो जब मोहन ने लॉयन को देखा तो इससे पहले इसका प्रयोग कर देंगे व्हेन मोहन सो ए लॉयन ही क्लाइम्ड ऑन ए ट्री, वो ट्री पर चढ़ गया। दूसरा इसका प्रयोग है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम, इन के सेंस में व्हेन का प्रयोग, यानी एक टाइम विशेष में भी व्हेन का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है देखो, इट इज विंटर, जैसे सर्दी है तो एक टाइम विशेष है। तो सर्दी में क्या होता है, वी फील कोल्ड, हमें सर्दी महसूस होती है। तो व्हेन कब, जब व्हेन इट इज विंटर, जब सर्दी होती है तो वी फील कोल्ड, तो हमें ठंड महसूस होती है। फॉर अ कंप्लीट एक्शन, पूर्ण कार्य को बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। कैसे, आई वॉज रनिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, कि मैं एक जंगल से होकर दौड़ रहा था। जब जंगल से होकर दौड़ रहा था तो आई सो ए लॉयन, मैंने एक लॉयन को देखा। तो लॉयन को कब देखा, जब वो जंगल से दौड़ रहा था। तो आप व्हेन का प्रयोग पहले कर देंगे, व्हेन आई वॉज रनिंग थ्रू अ फॉरेस्ट, जब मैं जंगल से होकर दौड़ रहा था तो आई सो ए लॉयन, मैंने एक लॉयन देखा। नेक्स्ट वर्ड आता है एज, यानी एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाए। एज का प्रयोग कब करते हैं, जब एक कार्य पूर्ण होने से पहले ही कोई दूसरा कार्य शुरू हो जाए। कैसे, आई लेफ्ट द स्कूल, मतलब मैं स्कूल से रवाना हुआ। आई रिमेंबर माई नोट्स, यानी रवाना होते ही क्या हुआ, यानी दूसरा कार्य शुरू होते ही क्या हुआ कि मुझे नोट्स याद आए। तो एज आई लेफ्ट द स्कूल, एज आई लेफ्ट द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल से रवाना हुआ, आई रिमेंबर माई नोट्स। तो पहले इसका एज का प्रयोग पहले सेंटेंस से पहले यानी पहले क्लोज से पहले कर देंगे। दूसरा इसका प्रयोग है साथ साथ चल रहे कार्यों के लिए। कैसे करते हैं, देखिए एग्जाम्पल, शी टॉक्ड ऑन द मोबाइल, यानी मोबाइल पर उसने बातचीत की। शी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया। तो शी टॉक्ड ऑन द मोबाइल, यानी मोबाइल पे बात की, और साथ ही दूसरा कार्य एज शी कुक्ड फूड, और साथ ही उसने क्या किया, भोजन भी पकाने का काम किया। ऐसे ही जैसे साथ साथ परिवर्तित होने वाले कार्यों के लिए भी इसका प्रयोग होते हैं। जैसे द सनसेट, सूर्यास्त हो गया। अब सूर्यास्त हो गया तो क्या होगा, द डार्कनेस अपीयर्ड, डार्कनेस यानी अंधेरा छा गया। तो एज द सनसेट, जैसे सूर्यास्त हुआ, द डार्कनेस अपीयर्ड, तो अंधेरा छा गया। नेक्स्ट आता है सिंस। सिंस इसका प्रयोग परफेक्ट टेंस क्लोज के बाद करते हैं, मतलब परफेक्ट टेंस के बाद में इसका प्रयोग होता है। इससे पहले वाले क्लोज में परफेक्ट टेंस दिया होता है, अगले क्लोज से पहले इसका प्रयोग करते हैं। कैसे देखो, शी हैवंट संग, ये सिंग लिख दिया था, गलत था। तो शी हैवंट संग आता है यहाँ पर, यानी उसने नहीं गाया है। शी लेफ्ट स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया। तो सिंस यानी जब से उसने स्कूल छोड़ा है उसने गाया नहीं है। तो शी हैवंट संग सिंस शी लेफ्ट स्कूल, यानी उसने नहीं गाया जब से उसने स्कूल छोड़ा है। तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेगा ये जब से के रूप में इसका अर्थ देगा। नेक्स्ट वर्ड है आफ्टर। आफ्टर इसके बाद में परफेक्ट टेंस आता है, सीधी सी बात है। आफ्टर के बाद परफेक्ट टेंस आता है। जैसे द डॉक्टर हैड कम, डॉक्टर आ चुका था। द पेशेंट डाइड, पेशेंट मर गया था। तो आफ्टर द डॉक्टर हैड कम, मतलब इसके बाद में परफेक्ट टेंस आ गया। और सेकंड से क्लोज को हम कैसे लिख देंगे, कोमा लगाकर, द पेशेंट डाइड। वाइल का प्रयोग करें। वाइल का प्रयोग इन साथ साथ हो रहे कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे वी वर स्लीपिंग, हम सो रहे थे। द थिफ ब्रोक इनटू द हाउस, और चोर ने क्या किया, घर में सेंग लगाई। तो ये कहने का मतलब क्या है, वाइल का प्रयोग। तो वाइल वी वर स्लीपिंग, यानी एक कार्य हो रहा था, तभी दूसरा कार्य क्या हुआ कि द थिफ ब्रोक इनटू द हाउस, कि चोर घर में घुस आए। नेक्स्ट में दिया है नो सूनर और देन, THAN, हार्डली, स्केयरली, बेयरली, और उसके बाद में वेन का प्रयोग। कैसे होता है इसका प्रयोग कि एक कार्य के समाप्त होने से पहले ही उस पर यदि दूसरे कार्य का प्रभाव आ जाए, मतलब एक कार्य पूरा नहीं हुआ और दूसरे कार्य का उस पर प्रभाव आ जाए। कैसे, आई हैड रीच्ड स्कूल, मैं स्कूल पहुंचा ही था, मतलब स्कूल पहुंच चुका था। द बेल रेन, मतलब स्कूल पहुंचने का कार्य हुआ है, इतने में कि दूसरा कार्य बेल के बजने का हो गया। आई हैड हार्डली रीच्ड स्कूल, और सेकंड क्लोज में क्या जोड़ देंगे, व्हेन द बेल रैंग, यानी मैं स्कूल में पहुंचा ही था कि तभी घंटी बज गई। हार्डली, देखो इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, हार्डली को पहले लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, हार्डली हैड आई रीच्ड स्कूल, और व्हेन द बेल रैंग। इसी में हम नो सूनर और देन का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आई हैड नो सूनर रीच्ड स्कूल,
यानी मैं स्कूल में पहुंचा ही नहीं था कि देन तभी द बेल रैंग, तभी क्या हो गई, बेल बज गई। तो यहाँ देन का ध्यान रखें, नो सूनर के बाद देन में THAN आ का प्रयोग होता है। एज सुन एज, ये इमीडिएट, दो कार्य एक के बाद दूसरा घटित हुआ हो, यानी एक कार्य हो गया और दूसरा कार्य, कैसे, आई रीच स्कूल में स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग, बेल बज गई। तो एज सुन एज, जैसे ही आई रीच स्कूल में स्कूल पहुंचा, द बेल रैंग, बेल बज गई। तो इस प्रकार शुरुआत वाले यानी पहले क्लोज में से पहले इसका प्रयोग हम कर देते हैं। तो टिल अनटिल, एक स्थिति या अवस्था जो एक निश्चित समय तक जारी रहे, कैसे, आई विल वेट, आई हियर फ्रॉम यू। तो कैसे करेंगे इसको, आई विल वेट टिल या अनटिल, यानी जब तक कि मैं आई हियर फ्रॉम यू, यानी जब तक कि आपकी बात ना सुन लूँ या आप जब तक मेरे को कुछ कहने दो तब तक मैं आपका इंतजार करूँगा। द सुनर, द सुनर का मतलब क्या है कि द सुनर पहले समय वाले कार्य का प्रभाव दूसरे पर हो, मतलब पहले का जो समय का कोई कार्य हो उसका प्रभाव दूसरे पर हो, कैसे, वी स्टार्ट, हम शुरू होते हैं, द सूनर जितना जल्दी, वी विल रीच देयर, हम वहाँ पहुँच जाएंगे, द सूनर जितना जल्दी, वी स्टार्ट हम शुरू होंगे, मतलब जितना जल्दी हम शुरुआत करेंगे, द सूनर वी विल रीच देयर, उतना ही जल्दी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।